बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज लाहौर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कैदियों की सजा में 2 माह की कमी का ऐलान किया। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज कहा है कि सदर आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं, जबकि PTI ने 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, IMF की जानिब से कहा गया है कि तमाम तर सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएँ। IMF की शराइत पर अगर हुकूमत अमल दरामद इस वक्त करती है तो सियासी चैलेंजेस हो सकते हैं, और इसके अलावा अगर नहीं मानती तो मुआशी। आप क्या समझते हैं कि हुकूमती हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखें, हुकूमती हिकमत अमली से पहले मैं ज़रा यहाँ पे 2-3 बातें दोबारा जोर दे के कहूँगा आज कि हम बहरान दर बहरान दर बहरान दर बहरान की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, और वो कई किस्म के बहरान हैं, और उसमें जो एक बड़ा पहाड़ सरों पे अगर आप कहें कि टूटने वाला है तो वो महंगाई का तूफान है। और महंगाई भी कुछ इस किस्म की कि जिससे तमाम सनतें, पाकिस्तान का हर बड़ा बच्चा, बूढ़ा, ख़वातीन, तालिब इल्म, वो मुतासर होने जा रहा है, क्योंकि IMF की तरफ से जो शराइत रखी गई हैं वो पाकिस्तान ने मंजूर कर ली, और उसके बाद फिर वो उस प्रोग्राम में पाकिस्तान को कंटिन्यू करेंगे वो जी। और उसके नतीजे में एक तो ये कि सब्सिडी ख़त्म हो रही है पेट्रोल के ऊपर। तो पेट्रोल के ऊपर अगर सब्सिडी ख़त्म होती है तो ये पेट्रोल जो है वो 200 रुपये, अभी मेरी बात हुई डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से भी और इशफाक हसन खान साहब से भी रोज़ रब्ता रहता है मुख्तलिफ हवालों से, और हफीज़ पाशा साहब की भी फिगर्स देखी, और बाकी जो है लाटिन काउंसिल और वाशिंगटन से भी, तो कोई, लेकिन वो किस्तवार होगा, फौरी तौर पे नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये कमिटमेंट हो गई है। ठीक। और पाकिस्तान को जो है वो तो ये तो एक बहुत बड़ा माशी बहरान है। 15 अरब डॉलर्स जो हैं वो हमें डेट पेमेंट करनी है। हफीज़ पाशा साहब की फ़िगर जो है वो 12 अरब है, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की 9 अरब है, लेकिन ये मतलब बहुत सी पेमेंट्स करनी हैं, ठीक है, बाहर के मुल्कों को, ताकि हम डिफ़ॉल्ट ना करें। हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हमें बहुत सख्त फैसले करने, जिसमें से पहला फैसला ये है जो कि सब्सिडीज़ ख़त्म हो रही हैं, और उसके बाद हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। हुकूमत से मतलब पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, ठीक है, देने के लिए कि वो बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, बिजली की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। IMF की शर्त एक ये भी है कि बिजली की कीमतें बढ़ें। बिजली की कीमतें बढ़ने से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता मुल्क में, मुझे बताएं कि एक शख्स जो है वो, लोगों ने खूंटे डाले हुए हैं, लोगों ने मतलब क्या करें, लोग 12 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो रही है, IPPs को पेमेंट्स होनी है। तो ये रियासत का इशू है जिसके ऊपर हमने वहाँ पे बात करके, फिर उसके बाद चाइना और सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक जो हैं वो कर्जा जो है वो हमें जो तेल दे रहे हैं उसमें वो यानी वो तौसी कर सकते हैं कि फौरी तौर पे पैसे ना लें, बाद में कर दें, ठीक है, वो कंडीशंस नरम कर दें। लेकिन पाकिस्तान एक बड़े माशी बहरान से, बहुत बड़े माशी बहरान से इस वक्त दो चार है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम ठीक करते हैं तो उसके लिए भी एक लंबी मुद्दत चाहिए। मतलब मैंने कहा ना कि मतलब बिजली का शॉर्टफॉल, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आप ठीक करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, हर शख्स टैक्स भी दे रहा है, पहले ही टैक्स लगे हुए लोगों पे बेशुमार, और डॉलर्स मुल्क से जा रहे हैं बाहर। और अब मेरी अभी बात हो रही थी तो मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि हम बाहर से जो चीज़ें मंगाते हैं तो वो तो बहुत थोड़ी सी हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं जी। बाहर से जो चीज़ें मंगाते हैं वो बहुत थोड़ी हैं, लग्जरी आइटम बहुत थोड़े हैं। क्या हम बाहर से तेल मंगाते हैं, हम बाहर से कोयला मंगाते हैं, जनूबी अफ्रीका से गालिबन। तो कोयला आता है तो आपके पावर प्लांट चलते हैं, ऑयल बाहर से आता है, ठीक है ना, गंदम बाहर से आ रहा है, बेशुमार चीज़ें बाहर से आ रही हैं। तो वो तो बिलियंस के अंदर है।
अगर हम लग्जरी आइटम्स कर लें तो गाड़ियां, बाहर से कितने लोग गाड़ियां मंगा रहे होंगे, या कितने लोग ये मेकअप का सामान और पनीर और ये चीज़ें मंगा रहे होंगे, बहुत थोड़ी है। बाकी तो चीज़ें सारी यहाँ, लेकिन जो ऑयल है या कोयला है या आपको बाकी जो जो लाजिम है मुल्क के लिए चलाने के लिए, तो वो तो बहुत बड़ी फिक्र है। तो ये जो है अब मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के अंदर एक तो हमें क्या इसका असर होता है, क्या ऐलान होता है, वो सब सुन रहे हैं मुख्तलिफ शोज़ के अंदर, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में। एक तो वो बहरान है जी। एक बहरान, उसके साथ है आपका सियासी बहरान, और सियासी बहरान बढ़ रहा है। और मैंने कल भी कहा था कि आज जो सबसे सारी खबरों में से जो एक इम्पॉर्टेंट तरीन खबर है, वो खबर जो है वो आई है जो ISPR की तरफ से आ रही है। और ISPR की तरफ से बार बार ये खबर, देखें वो एक मैसेज होता है, वो एक जुमला होता है, लेकिन वो एक जुमला जो होता है वो एक मतलब उसको एक जुमले के तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं लेना चाहिए। एक जुमला जो होता है उसकी एक दफ़ा दो दफ़ा पिछले हफ्ते के अंदर आप देखें तो मुसलसल वहाँ से मुख्तलिफ हवालों से बयानात आ रहे हैं। और जी। ये जो आज जो बात हुई है वो ये हुई है कि जी सियासत के अंदर, यानी सियासी मुखालफिन आगे पीछे बात चल रही है, सियासत चल रही है, अच्छा कैसे हुआ, ये हुआ, ठीक हुआ जी, अदम एतमाद था, अच्छा साजिश थी, मुदाखलत थी, ये चल रहा है सारा इशू। लेकिन उसी में कहीं दरमियान में पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक सिलसिला शुरू हुआ, और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ शुरू हुआ, और वो बाकायदा वो एक आप समझें कि एक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक मुहिम से, कंपेन सी चल रही है। जी। फैसले जो होते हैं वो मुख्तलिफ शख्सियात के फैसलों के ऊपर खुली टुली डिबेट हो सकती है कि जी ये आपने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा यूँ कर लें, यूँ करें। लेकिन ये बाकायदा ऐसा लगता है कि एक मुनज़्ज़म प्रॉपर एक कंपेन है जो कहीं से स्टार्ट हो रही है, और वो फ़ौज के अगेंस्ट है। साथ ही जो है वो आज सुबह कोई 100 लोगों की आँख खुली तो 100 सवा 100 लोगों के नाम ECL से निकल चुके हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी हुकूमत टेक ऑफ नहीं कर पा रही, मैं बार बार कह रहा हूँ। और उसकी वजह आप ये देख लें ना कि आज अचानक मोहसिन दावड़ साहब ने कहा कि मैंने हज पे जाना था, लेकिन बाकियों के नाम निकल गए, ECL से मेरा नाम तो नहीं निकला। और मोहसिन दावड़ साहब को काबीना में लाया जाए, इसके ऊपर गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लंदन, लेकिन इससे हटके और भी मामला तय करने के लिए गए थे वो नवाज शरीफ साहब के साथ, जिसमें एक नया मिसाक जमहूरियत। अब वो नया मिसाक जमहूरियत तो अभी तक सामने नहीं आया, उसका खदो खाल वो क्या होगा, वो आइंदा कभी होगा। क्या नवाज शरीफ साहब पंजाब की सीटें देंगे, क्या वो नवाज शरीफ साहब के, मैं रोज़ वही बात कर रहा हूँ कि मैं इस लॉजिक को समझने का कासिर हूँ कि वो कैसे जहांगीर तरीन साहब को भी देंगे तो अलीम खान साहब को भी देंगे, तो वो मतलब है कि कोई और इसमें कहीं तहरीक लबैक भी रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे मौजूद है, PTI मौजूद है, तो कैसे वो पीपल्स पार्टी को कितनी सीटें देंगे और कैसे एडजस्टमेंट होगी, सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो पंजाब है। अब जो सब्सिडीज आने खत्म हो रही हैं, तो सब्सिडीज खत्म होने का सबसे पहला, एक तो कराची के अंदर लोड शेडिंग शुरू हो गई है, तो वहां पर जो सनतकार हैं वो चीख रहे हैं, ठीक है, वहां प्रोडक्शन और ये वो सारी। हल ये है, तरीका ये है कि आप बाहर से कम मंगाएं चीजें, लेकिन मुल्क के अंदर से बाहर भेजें, यानी आप जो है वो बरामद, ताकि बरामद बेचें दुनिया भर को। लेकिन बेचेंगे तो उस वक्त ना जब बिजली आ रही होगी, और बेचेंगे उस वक्त जब कारखाना चल रहा होगा, और बेचेंगे उस वक्त जब पेट्रोल होगा इस काबिल, तो आप बेचेंगे। लेकिन अगर पंजाब के अंदर जो कि शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का इनका वोट बैंक है, तो वहां पर अगर टेक्सटाइल के ऊपर और बाकी इश्यूज, बाकी कारखाने बंद होना शुरू होते हैं, तो उन्होंने सब्सिडी दी थी तो टेक्सटाइल चल पड़ा था ना उस वक्त। वो हजार बातें थी पिछली गवर्नमेंट का। सबसे बड़े तो हम ये बाकर रजा साहब और ये जो भी पता नहीं अजीब गरीब किस्म के लोग बाहर से आ गए थे, हम तो तनकीद करते रहे। लेकिन इशू ये कि ये सियासी गवर्नमेंट जो है ये इनका वोट बैंक है, ठीक है, तो वो उस वोट बैंक में वो टेक्सटाइल और ये सारा वहां पे, फिर उसके बाद कराची के अंदर अगर लोड शेडिंग शुरू होती है तो उसको और सिंध के अंदर शुरू होती है तो उसको पीपल्स पार्टी और MQ कैसे लेगी जी। अभी आपको याद है वो इलेक्ट्रिक के बाहर शुरू हो गए थे मुजाहरे और वो बड़ा मुश्किल था, उसको वो कैसे लेंगे। एक है कि जो आप बैठ के यहां पर वजारतें और सारे मामला तय हो रहे हैं। अच्छा, और मैं पहले दिन मैंने एक रिक्वेस्ट गुजारिश कर सकते थे कि इत्यादी जो है वो जरा थोड़ा सा खामोश होकर बैठे, थोड़े दिन ये सेटअप को चलने दें। बदकिस्मती से वो नहीं हो रहा। बदकिस्मती से जो शख्स आ रहा है वो एक मुझे ये वजारत दे दो, मुझे 4 दे दो, मुझे 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो, उस पर वो बढ़ते 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 अजाब बन गए।
और उसके नतीजे में कभी ये नाराज हो जाए, कभी वो नाराज हो जाए, इसको पकड़ो उसको पकड़ो। तो ये एक हुकूमत एक अजीब सा मामला है इसमें, जिसमें सियासत भी है। जी। देखिए ना, अब मिसाल के तौर पे अब ये अगर सख्त फैसला होता है तो सख्त फैसले के नतीजे के अंदर ये भी नहीं कह सकते कि आप ये 1.5 साल हुकूमत रहेगी। अदालत का फैसला वहां से आने वाला है, मुनर्रफ अरकान को क्या करना है क्या नहीं करना। इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि हम 26 तारीख से इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे, और उसके बाद उनका लॉन्ग मार्च भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ ही जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने कहा इस्तीफा दे दो, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने कहा मैं क्यों दूं इस्तीफा। और साथ ही जो है वो इस वक्त जो है वो टोन, उस टोन को, यानी मैंने आपसे कहा सियासी शिद्दत में इजाफा होने इसलिए जा रहा है कि उधर से वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि 3 स्टूजेस और ये जो हैं ये तो बाहर से इंपोर्टेड हुकूमत है, और अब जवाब में मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, मरीम नवाज साहब है, नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं कि ये है फितना, ये इमरान खान ने फितना है, इसको ख़त्म करना होगा, और इसको जो है ये तो पूरी कलदम होने जा रही है पार्टी। ठीक है, अब कलदम होगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान के अंदर। अब सोचे ना, पार्लियामेंट की एक बड़ी जमात है, उसको आप बैन कर देते हैं तो फिर क्या हालात होंगे डेवलप। एक सियासी क्राइसिस है बहुत बड़ा, क्या हो सकता, क्या मुमकिन है, क्या ऐसा मुमकिन है। और उसके नतीजे में इमरान खान और उनके जो सड़कों पे लोग निकले हुए हैं और जो दुनिया भर में बैठे हैं, तो आप अचानक कहेंगे ये बैन हो गए सारे के सारे, सब यानी गैर, वो कह रहे हैं कि बैन होंगे। ठीक है, उन्होंने ये स्टांस ले लिया, और साथ उन्होंने कहा कि उसी तरह निपटेंगे जिस तरह वो शेख रशीद ने पढ़ते थे, हम भी उसी तरह निपटेंगे। तो वो एक महाजारा बढ़ रही है। अच्छा, अब मरीम नवाज साहबा के जलसे शुरू हो रहे हैं, और उधर से इमरान खान साहब जो है वो एहतजाज करें, तो ये अच्छा, फिर एक ये हो गया सियासी, फिर एक आईनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। हलफ किसने उठाना है, हलफ किसने नहीं उठाना। सदर जो है वो आईनी हदूद क्रॉस कर गए, ये क्रॉस कर गए, मामला अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में सवाल उठा दिए हैं इमरान खान साहब ने। तो एक वो फिर एक सिक्योरिटी क्राइसिस है। सिक्योरिटी क्राइसिस ये है कि आपकी शहादतें हो रही हैं रोज, और वहां पर अफगानिस्तान के अंदर वो फिर एक दहशतगर्दी का हफ्सा बन रहा है, जिसे दुनिया पीछे हटके आहिस्ता से खामोशी से देख रही है, क्योंकि वहां पर वो टीटीपी दोबारा उनको खुलाद मिल गया गालिबन, और वो वहां से वो दाइश है, टीटीपी आपस में एक खाना जगह, और ये वो बेल्ट एंड रोड और रशिया और सारा वो सब। तो ये बहुत सारी इश्यूज हैं। फिर आपने अपने ताल्लुकात पड़ोसियों के साथ देखने, ठीक है, आपने इंडिया के साथ कैसे मामलात को, आपने ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, तुर्की के साथ, सारी दुनिया देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये हो क्या रहा है। अब ये बहुत सारे क्राइसिस हैं। अगर हम हमारे साथ गेस्ट आए तो मैं बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले 2 मिनट में और लूंगा। मैं देखें, तारीख को हम समझ नहीं सकते उस वक्त तक जब तक एक रियासत का मैं जिक्र करूंगा 2-4 मिनट में, और मैं वो रियासत जो है, उस रियासत का जिक्र वो है वेमार रिपब्लिक। लोगों ने नाम इसका नहीं सुना होगा, वेमार रिपब्लिक। ठीक है, WEIMAR, वेमार रिपब्लिक को समझना और पढ़ना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। और हम वेमार रिपब्लिक को अगर थोड़ा सा समझेंगे तो फिर हम देखेंगे कि दुनिया में किस तरह से कौन सी शख्सियत सामने आती है। वेमार रिपब्लिक, देखिए, जर्मनी जो है, जब पिछली सदी शुरू हुई, यानी 20वीं सदी, तो जर्मनी जो है वो एक बड़ा खुशहाल मुल्क था यूरोप का। यानी 1870-71 में जब वहां पे सल्तनत कायम हुई, जर्मन सल्तनत, तो वो जो है वो सनती इनकलाब वहां पे आ चुका था बहुत पहले। वहां पर बरतानिया के बाद सबसे ज्यादा तादाद में उनकी बहरी फौज थी। उसके बाद सबसे बड़ी यूरोप के अंदर वो मईशत बन चुके थे जर्मन्स। लेकिन ये हुआ कि उसके बाद वहां पे जर्मनी के अंदर जर्मनी की वो पहली जंग अजीम छिड़ गई। ठीक है, और पहली जंग अजीम जब छिड़ी, तो पहली जंग अजीम छिड़ने के बाद ये हुआ कि जर्मन जो थे, वो पहली जंग अजीम इस तरह से हुई ना, वो सबको पता है कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन जो वली अहद थे वो आए, वो सरजेवो के अंदर उनको जो है उनके वली अहद को और उनकी वाइफ सूफिया जो थी उनको गोली मार दी गई। उसके बाद वो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, वो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। और फिर उसके बाद जो है वो जंग छिड़ गई। और उससे पहले ये था कि जर्मनी
ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ एक इत्तेहाद कर चुका था, इटली के साथ कर चुका था और सल्तनत उस्मानिया के साथ कर चुका था। तो ये जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंदर ये मसला खड़ा हुआ तो जर्मन उधर मिल गए, एक ब्लॉक उधर बन गया, और दूसरा जो ब्लॉक था उसमें अमेरिका भी था, उसमें फ्रांस भी था, उसमें बर्तानिया भी था, उसमें ये सारे, उसमें सोवियत यूनियन भी था, ये सारे थे। अब जब लड़ाई हुई तो उस लड़ाई का पहली जंग अजीम हो गई। पहली जंग अजीम का जो खात्मा हुआ तो किस तरह से हुआ कि सल्तनत उस्मानिया टूट गई और बहुत सारे, यहां पर हमें पता है बहुत सारे मुल्क बन गए, ठीक है, और यहां पर बहुत सारे मुल्क बने, और ये वही है जो सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद ये पूरे यहां पे डिवीजन हो गई, पूरे तकसीम कर दिया गया, पूरे सल्तनत उस्मानिया टूट गई, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी टूट गई। और साथ ही जो है वो जर्मनी के साथ क्या हुआ, जर्मनी के साथ एक इंतहाई जिल्लत आमेज हार गया ना जर्मनी। मैं पहली दूसरी जंग अजीम की बात नहीं कर रहा, मैं पहली जंग अजीम की। जर्मनी हार गया बुरी तरह से, तो वो मुल्क तो टूट गए, लेकिन जर्मनी के साथ जिल्लत आमेज ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को साइन किया गया, वर्साइलेस पैलेस के अंदर बुला के और मुआहिदा साइन किया गया। और वो मुआहिदा ये था कि जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान सारा जर्मन्स पैसे देंगे, पेमेंट करेंगे, वो अपनी फौज को नहीं रख सकेंगे 1 लाख से ज्यादा, ठीक है, वो जो है वो उनके पास फजाइया नहीं होगी, ठीक है, मतलब एक जिल्लत आमेज किस्म का, ठीक है, और वो एक तरह से महकूम, बहुत ही जिसको कहते हैं सरेंडर करवाया गया जर्मन से कि पैसे सारे दोगे, बिलियंस। उस जमाने गोल्डन मार्क होते थे, गोल्डन मार्क जो है वो जर्मनी से, और उनके जो बादशाह थे, जो आखिरी किंग थे उनके, कैसर के नाम से, तो उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। और ये 1918 में हुआ, 1918 में। तो जर्मनी, उसके बाद एक रियासत कायम हुई जिसको हम कहते हैं वेमार रिपब्लिक, और वेमार रिपब्लिक के अंदर हंगामा, खून खराबा, इनकलाब, शिद्दत पसंदी, क्राइम, जराइम, ये सारा उसमें जो है, ये मतलब लोगों ने कहा गद्दारी हुई है, गद्दारी हुई है, वहां पे चांसलर बने, हालांकि पहली डेमोक्रेटिक, ये वेमार रिपब्लिक जर्मनी को कहते हैं। जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी था उसको वेमार रिपब्लिक कहते हैं, सही, ठीक। लेकिन उसी में फिर ये हुआ कि शिद्दत पसंदी बड़ी लोगों में, लोगों ने कहा कि ये जो है तुमने सरेंडर किया है, गुस्सा लोगों के अंदर, जराइम बढ़ गए माशी। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद वहां पे जो है वो उनके जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक साहब जो वहां मौजूद थे जिनको जेल में डाला हुआ था और उनको सजा हुई थी 5 साल की, ठीक है, 1921 से लेकर 1924 तक, वो उसको उनको बाहर निकाला और इस दौरान वो पॉपुलर हो गए। पॉपुलर होने के बाद उनको चांसलरशिप दी गई, सही, और वो चांसलर बने। और उसके बाद ये हुआ, वो पूरा माहौल था एक खास माहौल में जहां पर जिल्लत, उस मुल्क को जो बहुत उभरा हुआ था, जब जिल्लत बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त और फिर सरेंडर करवाया गया, तो वहां पे वो शख्स उभरा और उसने बगावत, लड़ाई, मार कुटाई कर करा के वहां पे जो है वो पहले तो उनकी एक नेशनल पार्टी से वो फिर दूसरी पार्टी बनी और दूसरी पार्टी बन के उसको चांसलर बना दिया। चांसलर वो बना और उसने चांसलर बनने के 5-6 सालों के अंदर अंदर मईशत पे काबू पा लिया। लेकिन मईशत पे काबू पाया, लेकिन साथ ही उसके अंदर ये, क्योंकि एक ऐसी एक माहौल था जिसमें उसने कहा हमसे गद्दारी की है, ये यहूदियों ने हमारे साथ ये गद्दारी की है, ये हमारे लोगों ने दाएं बाएं जितने मौजूद थे उन्होंने हमें स्टैब किया है, हमारे लीडरों ने, पुराने लीडरों ने स्टैब किया। एक खास किस्म का माहौल बना और वो जो शख्स था उसको तारीख कहती है हिटलर। हिटलर उस माहौल की पैदावार है। वो जो माहौल सारा, जैसे हम कहते हैं ट्रंप क्यों है, ट्रंप एक खास माहौल की पैदावार है, जिस माहौल में अमेरिका में आज भी लोग उसको कहते हैं कि उसने स्टेटस को तोड़ा, ये किया, अमेरिकन से खत्म किया, लेकिन उसको लोग चाहते हैं क्योंकि उसकी वजह ये कि वो कहता है कि लॉबीज क्या होती हैं, मीडिया क्या होता है। तो गैर मामूली सूरत हाल में वो हिटलर इस काबिल हो गया कि उसने कुछ अरसे के बाद पोलैंड पर अटैक किया, फ्रांस और ब्रिटेन कूद गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तो ये माहौल जो होते हैं ना, माहौल के नतीजे में शख्सियात फिर जन्म लेती हैं और किसी और तरफ निकल जाती है, मामलात कहीं और निकल जाते हैं। ये मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूं, इसकी मैं वजह बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान के मौजूदा बहरान है, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब को हम उनसे बात करते हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब,
बहुत सारे बहरान, हम कोई तारीख भी से भी सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ मुस्तकबिल की वॉर गेमिंग भी करते हैं, वो भी सारा देखते हैं सिलसिला। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि बहुत सारे बहरान हैं। पहले तो जरा मुख्तसर सा मुझे ये बताएं, ये साजिश और मुदाखलत का जो मामला चल रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई है, कैसे हुई है, क्या हुई, इस पे आपका क्या नुक्ता नजर है, क्या क्या हुआ है ये? देखिए, मुझे जहां तक कोई इस मसले में शक है, वो तो शक की गुंजाइश नहीं है मेरे लिए। अच्छा। साजिश एक डिफरेंट अमल है, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से ये हुकूमत तब्दील हुई और जिन हालात में तब्दील हुई है, इसमें इंटरवेंशन हुई है। दैट इज माई कंसिडर्ड ओपिनियन, डॉक्टर साहब। एक मिनट, आप कह रहे हैं इंटरवेंशन हुई है? जी, अच्छा। ये मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है और उसकी वजूहत हैं ऐसी। अच्छा। वजूहत जो एक तो हम ये देख रहे हैं, जो हमारे सामने सियासी वजूहत आपको नजर आती हैं, लेकिन कुछ आपने तस्करा फरमाया था, आपने जब ये इंट्रोडक्शन दे रहे थे, कि इस पूरे खित्ते के कुछ हालात हैं जो अमेरिका को बिल्कुल सूट उस वक्त तक नहीं करते जब तक या तो ये खित्ता टोटली उसके अंडर कंट्रोल ना हो, नंबर एक। अगर नहीं हो सकता कि ऑन दी बॉयल ना हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो बिल्कुल। पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। अगर पाकिस्तान स्टेबल हो जाए और अपने किसी तरक्की की तरफ चल पड़े, रिगार्डलेस कौन भी गवर्नमेंट चला रहा हो, उसको पीटीआई हो या पीडीएम हो, जो भी हो, अगर ये चल पड़े तो ये भी अमेरिका को सूट नहीं करता। तो इसलिए पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखने में बहुत बड़ा किरदार है अमेरिका का। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इंटरवेंशन है, जिसका नतीजा ये देख लीजिए। मैं पहले दिन से यह कह रहा हूँ, जब से ये तहरीक अदम एतमाद, देखिए सब कुछ अचानक तो हो नहीं जाता ना, ठीक है, बातें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन आपस में मिलकर बैठ नहीं रहे थे। अचानक तहरीक एतमाद आती है। मैं उस दिन से कह रहा हूँ, 7 तारीख का मेरा ट्वीट भी निकाल के देख लीजिए। इसके नतीजे में जो भी रिजल्ट हुआ, पास हो फेल हो, दैट इज नॉट द इशू। पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज होगा। और आज वही, आप भी वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ इंटरवेंशन हुई है पाकिस्तान। अच्छा, इंटरवेंशन से मुराद आपकी, आप अपना ओपिनियन क्या समझते हैं, इसको कंस्पिरेसी कहेंगे आप? जी, कॉन्स्पिरेसी नहीं, कॉन्स्पिरेसी तो वो नहीं कि सामने लोग बैठ के बात करते हैं। अच्छा। कॉन्स्पिरेसीज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अब आपने, अगर आपने देखा हो, कुछ अर्सा पहले एक न्यूज ब्रेक हुई थी, पाकिस्तान नहीं कर सका था, एक जर्मन सदम ने ब्रेक की ये न्यूज के भाई इंडिया में बैठे हुए चंद लोग, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जारी की हुई है। तमाम तर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है, और वो पता ये चला कि वो फेक सब कुछ चल रहा था। दैट वाज कॉन्स्पिरेसी। और रिजल्ट ये था कि आपके सामने पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर सारी दुनिया वही बात कर रही थी, अमेरिका वही बात कर रहा था। अभी लेटेस्ट जो हुआ है 2+2 भारत का अमेरिका का, वहां पर उसने फिर पाकिस्तान को वही ताना दिया है। तो दैट इज, दोज आर द कॉन्स्पिरेसी इंटरवेंशन। जब आपके हालात मुल्क के अंदर कोई चीज ऐसी हो, जब हालात एक दिगर पे चल रहे हो, अभी आप रमनार उसका तस्करा कर रहे थे, तो एक दिगर पे चल रहा था हालात, तो सडनली उसके अंदर आप देखिए रेस्टा को आग लगी, उसके बाद क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। वो हालात को अपने तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये वो चीजें हैं जो इंटरवेंशनिस्ट करते हैं और होती रही है पाकिस्तान से पहले। अच्छा, यानी आप ये समझते हैं कि ये पूरा जो सेटअप चेंज हुआ है, ये अमेरिकन इंटरवेंशन इसमें है, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ जी। अच्छा, और अमेरिकन इंटरवेंशन के नतीजे में ये पूरी तहरीक और ये सारा जो है, ये उसका नतीजा है, उसके नतीजे तहरीक अदम में एतमाद और सब। जो आप बात कर रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, नंबर एक। पाकिस्तान के जो मुहतरम इदारे हैं, चाहे वो आपकी अदलिया है, चाहे अफवाज है, वो अंडर अटैक हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जिस हालत में है वो आपके सामने है। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गंदम की जो पैदावार है बड़ी कम हो रही है। फ्यूल शॉर्टेजेस ऑलरेडी, लोग लड़ना शुरू कर दें आपस में। तो ये जो सूरत हाल है, ये अचानक नहीं बन गई सब। अच्छा, तो यानी आपका ख्याल ये है कि ये सारा वेल प्लान्ड है, मतलब ये आपका कंसिडर्ड ओपिनियन, ये आपने बड़ा, यानी आप इस पे बिल्कुल, यानी आप यानी बिल्कुल तय कर चुके हैं और बिल्कुल आपका एक ओपिनियन है कि ये जो भी कुछ है ये बाहर से खेल खेला गया है, ये समझो? जी, जी, मैं ये कंसिडर्ड ओपिनियन इसलिए कह रहा हूं। देखिए, मैं बाहर आपके प्रोग्राम में शायद बात हुई हो, उससे पहले ही बात करता रहा हूं कि अफगानिस्तान से जब कह रहे थे अमेरिका निकल गया,
मैं उस वक्त से शोर मचा रहा हूँ कि अमेरिकन फौज निकली है, अमेरिका इस खिते से नहीं निकला, मैं भी यही कह रहा हूँ अमेरिका इस खिते से नहीं निकल सकता जी। और इस खिते के बारे में अमेरिका एक अज़ाइम है और अज़ाइम की रोशनी में जो मैं समझता हूँ वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। तो इसका हल क्या है अब? देखिए, यानी आप इसमें यहां पर आप इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रहे हैं या जो हुकूमत है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, मैं किसी को पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं कर रहा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्टर साहब आपको दे रहा हूँ। क्या हल है फिर? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाहर से इंटरवेंशन हुई है, लेकिन अब हल क्या है इसका? हल इसका देखिए, हल इसका ये है, मेरे नजदीक इस वक्त जिस तरीके से हम आपस में दस्तो गरेबान हैं और जो आगे होने जा रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से पीटीआई को लेके चल रहे हैं और जो हुकूमत में लोग बैठे हुए जो दावे कर रहे हैं कि हम पीटीआई को ये कर देंगे, पीटीआई को वो कर देंगे, इस टकराव का नतीजा क्या होगा आगे डॉक्टर साहब? जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब? जिस तरीके से अफवाज के अंदर अपनी सीनियर लीडरशिप और रैंक एंड फाइल के दरमियान जो तफरका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब? वक्त है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं और इसमें आला तरीन अदलिया के जो हमारे मौजूद जज साहबान हैं, आपके सदर साहब इस पर मौजूद हैं, आपकी सियासी पार्टियों के ज़ुमा इस पर मौजूद हैं, पीटीआई अगरचे हुकूमत से निकल चुकी है लेकिन मौजूद है, इमरान खान साहब की सूरत में एक बहुत बड़ा बयानिया लेकर सामने आई है आपकी, इन सब को मिलकर बैठ के अपना सर जोड़ना होगा, वरना डॉक्टर साहब इस सब हंगामे में शायद पहले कोई निशाना बने या कोई निशाना बाद में बने, निशाना सब बनेंगे और बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त जद पर है और पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा, आपने जब अपना कंसीडर्ड ओपिनियन दिया, जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात वो भी देख रहे हैं हालात को, और जाहिर है कि इकोनॉमिक सिचुएशन भी, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, अफगानिस्तान में आगे पीछे क्या, ये आपके अलावा और भी इस तरह की कंसीडर्ड ओपिनियंस होंगे यकीनन? जी, लोगों के होंगे डेफिनेटली, क्योंकि सब दुनिया देखती है, पढ़ती है, तारीख से जोग्राफिया को समझती है, देखती है, उन सब के हालात में जब आप ये देखते हैं तो अब देखिए ना कि जिन हालात का पाकिस्तान शिकार है इस वक्त, बेहिसाब पैसा चाहिए आपको, आपको बिल्कुल अमन चाहिए, आपको अपने अवाम को बेइंतहा आपको सहूलियात देनी है, वो आपने करनी है, आपको एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ये सब कुछ कैसे होगा डॉक्टर साहब? अगर इस सब की बगैर मौजूदगी में पाकिस्तान कहाँ जाएगा पाकिस्तान? अच्छा, ये पॉलिटिकल जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो बढ़ गया है इसके नतीजे में, मतलब मुझे बताए रखिए, देखें नई हुकूमत जो है वो तो एक या दो वोटों के ऊपर इधर से उधर, कभी वो एक इत्तेहादी, मतलब वो तो बड़ा अजीब सी साख है ना। सबसे बड़ी पार्टी बाहर, पार्लियामेंट से सबसे बड़ी पार्टी बाहर चली गई है, उनके लोगों को मुनर्रफ करवा के फिर सदर को निकाला जाएगा, फिर वो मतलब एक अजीब अजब सा एक माहौल बना हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सारा बाय डिजाइन है? जी, ये बाय डिजाइन है डॉक्टर साहब, ये बाय डिजाइन है और इसमें ये नहीं है कि ये सारे जो हमारे सियासी ज़ुमा हैं, खुदा न खास्ता सब के सब, मैं गद्दारी का किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन हम बदकिस्मती से जब हम काम कोई कर रहे होते हैं, जरा सा नज चाहिए होता है कि ठीक है यार, आप ठीक बात करें, आगे चले आप इस तरफ। कोई एक या दो शख्सियात ऐसी हैं, वो हर शोबा जिंदगी में मौजूद हैं, जो इस सारे मामलात को हवा देने में तेज रही हैं। अब आप देखिए ना, 13 जमातें बैठी हुई हैं अब हमारी हुकूमत में, होना तो ये चाहिए जिसको लोग कौमी हुकूमत के नाम से दे रहे हैं कि ये सबसे स्टेबल सेटअप हो, लेकिन हो सकता नहीं है। इनके आपस के तजादात इतने हैं कि ये आपस में नहीं मिलकर बैठ सकते। और जैसा आपने कहा, सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, और वो सियासी हकीकत है, इमरान खान साहब को पसंद करें या ना करें, वो एक पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत है, वो बाहर आपकी बैठी हुई है आपसे। तो ये निज़ाम कैसे चलेगा? पंजाब में आप देख लीजिए, जो हालात है वो आपके सामने हैं, जो मार कुटाई पंजाब में हुई है, जिस तरीके से एक खातून एमपी शायद अभी भी कौमा की सूरत हाल में है। अच्छा जनरल साहब, तो फिर आपस में मिलकर बैठना होगा, जो कि मुश्किल है। आपस में कैसे मिलकर बैठना होगा? कैसे मिलेंगे आपस में? इसके बगैर तो और कोई और दूसरा नहीं, और अगर नहीं, वो तो नहीं मिल रहा है ना, आपस में नहीं मिल रहे, मतलब यह कि चलें, अब अदालतें जो हैं वो भी, उनके ऊपर भी जाहिर है वो भी सियासी मामलात में कहाँ तक जाएंगी, कहाँ तक नहीं जाएंगी, आइन कानून ये सारा फंसा हुआ है एक तरफ मामला। जनरल साहब,
आपने ये बात मामला स्टेट क्या है इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब? आपने बात कही कि आपका कंसिडर्ड ओपिनियन है कि सब कुछ बाय डिजाइन हुआ है पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, जी और इसमें जो है वो मतलब मौजूदा जो हुकूमत है उसको मतलब है कि वो फिर कैसे, क्योंकि वो भी तो वो जाहिर है देखिए, वो कि भी तो स्टेबल नहीं है ना डॉक्टर साहब, वो भी तो स्टेबल हुकूमत नहीं है। अच्छा एक इत्तेहादी को निकलने की जरूरत है, 2 या 3 एमएलए जाने की जरूरत है, हुकूमत गिर जाएगी ये। तो क्या परपेचुअल इंस्टेबिलिटी ही पाकिस्तान का मुकद्दर है? व्हाई नॉट इस वक्त हम मिलके बैठ के, जो मेरे ज़हन में, मैं इन चीजों को इतना ज्यादा तो नहीं समझता, कि व्हाई डोंट वी गो इनटू इलेक्शन। देखिए उसमें बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, पीस पार्टी है, नून लीग मौजूद है, पीटीआई मौजूद है, सब चीजें आप एक तरफ रख दें। आप मुल्क को, स्टेट को मजबूत करने के लिए जो इक़दाम हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज नंबर 1। अच्छा, यानी ये जो लफ्ज है मुदाखलत, आप इसको मुदाखलत से ज्यादा समझ रहे हैं कि ये प्लान्ड एक प्लान है पूरा? जी मैं ये समझता हूँ पूरा प्लान है। ये सिंपली एक लफ्ज नहीं है कि उन्होंने बुला के कह दिया ऐसे करके, नहीं, ये पूरा प्लान है जिसमें पाकिस्तान को फंसा दिया गया है। और जनरल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जनरल साहब, थैंक यू। बहुत सारी हम बातें डॉक्टर साहब, जनरल साहब ने इंतखाबात की भी बात की कि नहीं वो देखें ना पहले, अब क्या सूरत हाल है इस वक्त, फिर वापस आते हैं, देखिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। सियासी अदम इस्तेकाम, मौजूदा हुकूमत चंद वोटों पे एक सेटअप खड़ा हो गया आके, अचानक हुआ है ना, मतलब है कि ये इस साल के बाद भी हुकूमत जो है वो जा सकती थी इमरान खान साहब की। अच्छा, उसके नतीजे तहरीक जमहूरी तरीके से गई, जैसे भी गई, लेकिन सबने देखा इधर से लोग उधर गए, कैसे गए। अच्छा, बज़ाहिर तो आपको जमहूरी नजर आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कहते हैं लेसन्स लर्नड। वो हर जंग के बाद आप देखते हैं कि एक मिनट ठहर जाओ, वो एक बहुत ही पुरअमन सा मुल्क था, ठीक है, एक सबसे खूबसूरत रियासत थी यूरोप की, जो कि चंद सालों के बाद, जो कि जहां पर आपको सबसे बड़ा एक फैशिज्म और सबसे बड़ा फाशिस्ट लीडर उस रियासत से नजर आता है, और वो हिटलर है। लेकिन पीछे जाके देखें तो अब देखेंगे माहौल क्या था जिसकी पैदावार, माहौल क्या था जहां ट्रंप पैदा हुआ, ठीक है ना, क्या माहौल था, कौन सा सिस्टम था जहां एक दूसरे ने कहा कि सब बकवास है, ठीक है, कोई जंग नहीं हुई उसके दौर में कोई जंग नहीं छिड़ी, ठीक है। तो बात यह है कि, और उससे पहले ड्रोन्स और ये सारा, तो उसने वो तो कब किया। मैं ट्रंप को बिल्कुल, यानी ये नहीं कि मैं कोई ट्रंपिज्म के यहां पे फेवर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक माहौल के अंदर वो कैसे कोई शख्सियत निकल के सामने आती है, वो डिक्टेटर हो या जो भी हो, लेकिन वो एक माहौल होता है। और उसके बाद वो जो जिल्लत आमेज शिकस्त हुई उसके नतीजे में, और यही आपको सूरत हाल चाइना में नजर आती है कि कम्युनिस्ट पार्टी का, यही आपको सूरत हाल जो है वो और मुल्कों में नजर आती है। तो अब इशू सारा ये है कि इसमें अचानक आपको आईनी बहरान उसके बाद पैदा हो गया, उससे पहले नहीं था। आपका माशी बहरान बढ़ गया नहीं, और ये इस माशी बहरान, इसके नतीजे में उनकी तरफ से भी कोई आपको कंसेशन नहीं मिला कि जाइए आप जाके, और ऐसा है कि हम आपको आपको बेल आउट पैकेज देते हैं, हम आपको बेल आउट कर देते हैं, छोड़ दें आप 1 साल तक जो है आप इलेक्टेड यहां पर आपने अदम एतमाद आप लेकर आए, तो जो है हम आपको 1 साल के लिए जो है वो रिलीफ दे देते हैं, ठीक है। नहीं, उनकी तरफ से कंडीशंस वही हैं, फौरी तौर पे करो। अच्छा, उसके बाद तो ये आपका माशी बहरान मजीद बढ़ गया, आईनी बहरान आपका मजीद बढ़ गया, सियासी बहरान आपका मजीद बढ़ गया, सिचुएशन पोलराइजेशन से ज्यादा हॉस्टिलिटी की तरफ चली गई, अदारों के खिलाफ रियासत, सब पाकिस्तान तो है ना, पाकिस्तान है तो सब हैं, मुख्तलिफ अदारों के और ये बाकायदा प्रॉपरली प्लान्ड कैंपेन्स हैं, ठीक है ना। लोग इसको जान के कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहरहाल उस फेज में आ गए अचानक के वो, और पड़ोस के अंदर आपके जो है फिर दहशतगर्दी बढ़ रही है, और उसके नतीजे में तो अब ये अपने अपने व्यूज हैं। लेकिन जनरल गुलाम मुस्तफा साहब की तरफ से ये कहना मेरे लिए, और कल नईम खालिद लोधी साहब ने बात की थी, अब उनकी तरफ से कहना है कि ये एक उनका कंसिडर्ड ओपिनियन है कि सब कुछ प्लान्ड हुआ है पाकिस्तान को इस तरफ ले जाने के लिए। और मैंने वेनमार रिपब्लिक का मैं आइंदा भी नशीतों में जिक्र करूंगा, लेकिन उसको स्टडी करना जरूरी है, उसको स्टडी करना जरूरी है कि मुल्क किस तरह से, अब उस वक्त लोग क्या सोच रहे थे, बाद में क्या हुआ, पहले क्या। एक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। 「
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, पीटीआई ने 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान किया है, जहां पे आप एक सियासी तौर पर देख रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम है। पीटीआई वहां पे जल्द से और एहतजाज जो है वो जारी रख रही है। क्या इसका इफेक्ट फ्यूचर में भी होगा? ये आहिस्ता नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, ये तेज़ी के साथ मामला मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो 8 से 10 घंटे, फैसलाबाद से भी खबर आ रही है, लाहौर से भी इतलात आनी शुरू हो गई हैं, कराची से दीगर शहर जो सिंध के हैं, शहरी देही, तो एकदम से लोड शेडिंग जो है वो बढ़ रही है और गर्मियाँ आ रही हैं और उसमें साथ ही ये सब्सिडी ख़त्म होने का ऐलान। अब इस सूरत हाल में उनका ये हुकूमत जो है वो कह रही है हम सख्ती से निपटेंगे, आइन और कानून। मुझसे जाहिर है कि हमारा काम नहीं है मशवरे देना, लेकिन फिर भी अगर कुछ सुनता, इस वक्त ईसीएल से नाम नहीं निकालनी चाहिए थे। तासुर अच्छा नहीं गया, कोई तासुर अच्छा नहीं गया। एकदम से जो सुबह सुबह 150 नाम ईसीएल से निकले हैं, उसका फौरी तौर पे तासुर जो है वो ये गया कि NRO2 अपने आप को दे दिया गया। ठीक है, जो इमरान खान साहब का मौका, इसको डिले किया जा सकता था। 3 रोज 4 रोज कमेटी गौर कर रही है, देखेंगे, देखते हैं सारा। इश्यूज क्या हैं? इश्यूज हैं माशी इशू वो है जो मिफ्ता इस्माइल साहब वहां बात कर रहे हैं। और मैंने वही बात की कि वहां शायद जाने से पहले थोड़ा सा लड़ना झगड़ना जरूर चाहिए था। हाँ। शौकत तरीन की तरह। शौकत तरीन साहब को भी हमने कोई उनके तारीफ डोंगरे नहीं उन पे बरसाए, उनको भी बड़ा वो किया, लेकिन उधर आ रहे हैं, वापस आए, फिर गए, फिर बात की, एक शर्त दूर, मतलब वहां जाने की जरूरत ही नहीं। ये ईमेल कर देते यहां से तो मान लेते, शर्तें माननी थी ना, तो ईमेल करके कह देते कि जी एक्सेप्टेड, मतलब जाने की क्या जरूरत थी वहां पे भाई? या तो कोई बहस हुई हो, मुबाहिसा नहीं, वो जरा ये बात कर रहे हैं ना कि मुआशी तौर पर हमारे हालात ऐसे आपने कुछ करने हैं फैसले, मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में आपको कोई उनसे कोई, यानी अगर ये बात आपने सारी वहां की है जाके कि जी हम एक अदम एतमाद लेकर आए हैं और जमहूरी तरीके से लाए हैं और ऐसा सारा हुआ और चेंज आया, तो भाई आपने उसके नतीजे में क्या हुआ फिर? तो उसके नतीजे में अगर अमेरिका, फर्ज करें मैं इस थ्योरी के ऊपर अपने कमेंट्स रिजर्व कर रहा हूं अभी फिलहाल, लेकिन फर्ज करें अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप कम से कम उनसे ये तो लेते कि भाई हमने ये फायदा तो ले लेते, कोई फायदा, कोई वो भी नहीं हुआ, वो और सख्त हो गया करो, और फिर रिव्यू करेंगे, फिर वो तो वो भी कुछ नहीं हुआ, वो भी प्लान कुछ नहीं हुआ, और बजट जो है वो सर पे, उससे आने से पहले ही ये अगर ऐलान हो जाता है तो फिर उसके बाद मुझे बताएं कि लोग, और साथ ही सियासी अदब इससे कम पैदा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर ही नहीं हो रहा, सदर क्या करेगा, गवर्नर क्या करेगा, वजीर आला कौन सा है, कौन सा मुंतखब नहीं है। हुकूमत कह रही है आईनी हाथों से निपटेंगे। अच्छा, वो बजाय इसके सर हुकूमत जो ईसीएल से नाम निकालने की बात करी और निकाल भी चुकी है बहुत सारे शख्सियात के नाम, क्या जो एक तासुर था कि इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया नहीं, अदारे ने नहीं निकाला, ये तो काबीना ने ना, खुद हुकूमत, जाहिर हुकूमत में है तो कैसे वजीर आजम जो है उनका नाम ईसीएल पे, तो बाहर नहीं जाएंगे मुल्क से, अपना नाम उन्होंने निकालना ही था ना। देखो मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत सारे लोग निकाले गए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे पहले और बहुत सारे काम थे, इससे पहले और बहुत सारे काम ये इत्तेहादी हुकूमत जो है या काबीना के जो मुशीरान हैं वो शहबाज शरीफ साहब से ही कह सकते थे कि आप 2-4 दिन, और इनके इत्तेहादियों से भी गुजारिश थी, जोड़ के की थी कि खुदा का वास्ता इस वक्त वजारतों पर आप सौदेबाजी ना करें। इस वक्त ये लोगों पर ना मिसाक जमहूरियत होगा तो अगले सेटअप में इतनी सीटें होंगी, तो इस वक्त इशू ये नहीं है। इशू ये है कि ये एज ए पाकिस्तानी अब ये देखें कि यहां पर इस वक्त क्राइसिस कैसे, कौन से पैदा हो गए इस वक्त? आईनी इस वक्त माशी क्राइसिस, सबसे बड़ा तो माशी करो सिक्योरिटी क्राइसिस है। आपका ध्यान लोगों का नहीं जा रहा। रोज एक प्रेस स्टेटमेंट आती है जो खबरों में कुछ 6-7वें नंबर पे होती है, इतनी शहादतें हो गई, ठीक है, और आपकी खारजा पॉलिसी कैसे आपने करनी है। अब इशू ये है सारा, और इंतहाई अनस्टेबल हुकूमत है। मैंने कहा ना, यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने 2 इत्तेहादियों को मनाते हैं तो तीसरे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वापस आके वो कहेगी सारे हमने मनाए, इत्तेहादी तो सारे हमने सारे किए, और वो क्रेडिट भी लेगी, वो क्रेडिट लिया हुआ उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने किया है ना। तो वो अगले इलेक्शन, अगले इलेक्शन में उससे सीटें, और भाई वहां तक जब पहुंचेंगे तो देखा, अभी तो यहां से लोगों को निकाले ना कि माशी बहरान और सिक्योरिटी का क्राइसिस जो फौरी तौर पर है और जिसमें रिलीफ देना लोगों को अगर मुश्किल है, तो लोगों को लूटमार तो ना नजर आए ना कम से कम, या ये तो ना नजर आए कि यार ऐसे लोग जो कि, मतलब इसमें बहुत सारे लोग सियासी बुनियादों में, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हकीकतन क्रिमिनल्स हैं। एक आदमी जो है वो पाकिस्तान के, ये 6 बिलियन के पीनट्स हैं 6 बिलियन, मतलब $6 बिलियन पीनट्स हैं, ठीक है। बात ये है कि पाकिस्तान का बजट, वो जो IMF के पास जा रहे हैं वो एक तरफ, और एक आदमी या 2 लोगों की जेब में जो इतना पैसा पड़ा हुआ है।
अब इशू सारा ये है, और कुछ जो है वो सियासी बुनियाद पे थे, बिल्कुल उनका निकालना जरूरी था, लेकिन ये कि इंप्रेशन इसको किस वार अंदाज में, ये और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं अब उस पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उधर इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अब ये हम करेंगे, अच्छा वो पहले से उन्होंने कह दिया ये तो बैन होने वाली है। अच्छा अब इसको मुझे बताएं, आज से 3 या 4 महीने पहले ये चल रहा था एक तरफ, ये इलेक्शन कमीशन का सारा, और लोगों का ज़हन भी था फॉरेन फंडिंग है तो क्या इसमें हो सकता है, इसमें मतलब मुख्तलिफ बातें आ रही थी। अब एक खास मरहले में जाके अब जब हुकूमत तब्दील हुई है, अब आप बैन करते हैं। उस वक्त वो बैन होता है इलेक्शन कमीशन के तहत कुछ और था, अब अचानक बैन हो जाता है। तो मुझे बताएं इसको, और पार्टी बैन हो जाती है और उनको सियासत से नाअहल कर दिया जाता है इस मरहले पे, तो मुझे बताएं कि वो फिर मुल्का खड़ा होगा जाके, और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल इनका भी करो। मैं आपसे जो बात कह, और हुकूमत खुद ही कह रही है कि बैन होने जा रहे हैं, मतलब आप हुकूमत को ये नहीं कहना चाहिए। हुकूमत कहे कि देखते हैं इलेक्शन कमीशन से क्या होगा, हुकूमत के वो कह रहे हैं कि जी ये तो अब अनकरीब जेलों में पड़े होंगे, सारे बैन होंगे और ये होगा, और ये तसादुम की तरफ अगर मुल्क जाएगा तो उसके नतीजे में माशी बहरान और अंदरूनी खिलफशार और आपके सिक्योरिटी के क्राइसिस और अनरेस्ट, पोलिटिकल अनरेस्ट, और ये सारी बातें बाद में हैं। थोड़ी देर के लिए जरा अपने आप को उससे उठ के जरा कि हम इस पार्टी के, हम उस पार्टी में, हमारा ये ओपिनियन है, हमारा ये ख्याल है कि हम पाकिस्तान है यार, बेशक ठीक है, हमारा एक पासपोर्ट है, हम पाकिस्तानी हैं, हम जहां भी जाते हैं हमें एज अ पाकिस्तान में, हमसे एयरपोर्ट पे ये नहीं पूछा जाता कि आप पीटीए के हैं, पीएमएलएन के हैं। अब वो पासपोर्ट चेक करते हैं आपका, अगर पाकिस्तानी हो फिर आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप इस सोच पे आ जाएंगे ना अपनी, लेकिन मुसीबत ये कि इतने सारे बहरानों का एक साथ पैदा हो जाना, मेरा ख्याल ये था पहले शायद कि इसके नतीजे में ये जो, लेकिन अब आप देखते हैं ना पीछे जाके कि उसके बाद से क्या वाकयात पेश आ रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहरान दर बहरान दर बहरान दर बहरान, और उसमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, और बात क्या हो रही है, अगले मिसाके जमहूरियत, अगला इलेक्शन जो होगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जो संजीदा शख्सियात हैं यकीनन वो ये बैठ के हुकूमत में भी हैं यकीनन, तो वो भी सोच रहे होंगे कि यार ये इस वक्त हमने कैसे निपटना है इन मामलों से, लेकिन ये है कि वो बदकिस्मती से मुल्क जो है वो मजीद बुरानों की तरफ जाता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह खैर करे। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।